बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और सारे बच्चे जो हैं वो आ गए होंगे क्योंकि चैप्टर जो है वो चल रहा है हमारा, देख भी रहे हैं आप। और आजकल थोड़े से आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, लेकिन बायो का चल रहा है। मुझे पता है आप थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए वरीड हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर लाएं, तो देखते हैं क्या होता है। भाई मैं बायो लेती हूँ तो मैं अपने हिसाब से जो है काम कर रही हूँ। बायो आपकी जो है वैसे भी इन्वायरमेंट चैप्टर है, ज़्यादा आपको टफ नहीं लगते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको इजी वे में ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 14 और आज हम उसका पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12। ठीक है, इन्वायरमेंट का चैप्टर है, जैसे कि कहा इजी है, काफ़ी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है और कुछ जो है नई नई चीज़ें आपको देखने को भी मिल रही है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जैव रासायनिक चक्र, और उसी के अंदर हम दूसरा वाला टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है नाइट्रोजन चक्र। तो आज हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और काफी कुछ जो है इसके अंदर रहेगा। चलिए ठीक है, तो जैव रासायनिक चक्रण हमने शुरू किया था, इसकी परिभाषा लिखी थी कि जैव रासायनिक चक्रण क्या है, क्यों, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक घटक हैं उनका चक्रण करते हैं, मतलब उनका पुनर्भरण करते हैं, कैसे उत्पादित होते हैं, कैसे यूज होते हैं और वापस पृथ्वी में कैसे वो मिल जाते हैं। तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रासायनिक चक्र के अंदर नाइट्रोजन चक्र, कि हमारी वायुमंडल में जैसा कि हमने कहा था कितने परसेंट नाइट्रोजन है, तो हम कहते हैं कि 78% जो है नाइट्रोजन हमें मिलती है। तो अब ये नाइट्रोजन खत्म क्यों नहीं होती, ये 78 वाला रेशो क्यों बना रहता है, जैसे कि जल का रेशो बना रहता है, जल जो है चक्र चलता रहता है, वैसे ही नाइट्रोजन का भी चक्र चलता रहता है। ये नाइट्रोजन यूज होती है पौधों के द्वारा, हमारे द्वारा, वापस पृथ्वी पे मिल जाती है। अब ये मिलती कैसे है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन साइकिल। तो अगर हम कुछ फैक्ट देखें नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो हमें पता चलता है कि हमारे वायुमंडल का 78%, जैसा कि मैंने अभी कहा, कितना है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की भी बात की थी, 21% है। ठीक है, यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है। अब ये नाइट्रोजन, आप सोच रहे होंगे क्यों चक्रण चढ़ रहा है और क्यों, चलो जल तो हम उपयोग करते हैं, हमारे काम में आता है, लेकिन नाइट्रोजन भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि नाइट्रोजन से बहुत सारी चीजें जो है बनती है आपकी बॉडी के अंदर, पौधों की बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, इन सब के अंदर। जैसे कि यह गैस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपके जितने भी प्रोटीन है, जो आप कहते हो हमारे पोषक तत्व है, उसमें नाइट्रोजन होती है। अब कैसे होती है, देखो, जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमने कहा हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन अकेला कोई ऐसा अणु नहीं है, प्रोटीन बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से हम कहते हैं कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है अमीनो अम्ल है। कभी अगर आपने नाम सुना हो अमीनो अम्ल का, ये क्या है, एक रासायन समझ लो, एक पदार्थ समझ लो, एक अणु है। इसके जुड़ने से, बहुत सारे अमीनो अम्ल के जुड़ने से लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती है, इनको कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो अब ये अमीनो अम्ल जो है ना, इसमें नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट होता है। इस अमीनो अम्ल के बनने में भी नाइट्रोजन चाहिए, खाली नाइट्रोजन नहीं चाहिए, कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम अमीनो अम्ल का फॉर्मूला देखें, कभी पता नहीं आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का। तो ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो भाई इसको बनने में भाई बाकी चीजें भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन भी चाहिए। अगर ये नाइट्रोजन नहीं होगी तो फिर ये अमीनो अम्ल नहीं रहेगा, तो हमारे प्रोटीन बनने में। इसी तरह न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या थे, हमने सेल वाले चैप्टर में देखा, जो डीएनए है, आरएनए है, इन सब के बनने में भी क्या होता है, नाइट्रोजन चाहिए। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का योगदान है। कैसे है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो डीएनए को बनाते हैं। जैसे प्रोटीन को अमीनो अम्ल बना रहे हैं, वैसे डीएनए के बनने में भी जो चीजें लगती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होता है ना। ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे। डीएनए और आरएनए अणु तथा कुछ विशिष्ट विटामिन, जो विटामिन आप खाते हैं, विटामिन ए है, डी है, सी है, इनके भी जो फॉर्मूला है, अगर हम इनका फॉर्मूला देखें, इनका स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें नाइट्रोजन चाहिए बनने के लिए। दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे कि एल्कोलॉइड्स,
आपकी बॉडी के जो एल्कोलाइड्स हैं, देखो एल्कोलाइड्स क्या होते हैं, ये भी रासायनिक, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें, कुछ एंजाइम है, कुछ हार्मोन है, कुछ रासायनिक पदार्थ है, कुछ एल्केलॉइड्स हैं, है ना। एल्केलॉइड्स जो होते हैं शारीरिक किसी चीज को घोलने में, किसी चीज को क्रिया कराने में सहायक होते हैं, तो इन एल्केलॉइड्स में भी होते हैं। तथा इसीलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक यौगिक होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में ये काम आता है। न्यूक्लिक अम्ल तो आपको पता है, डीएनए, भाई डीएनए तो हमारा आधार है, सेल के अंदर डीएनए के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहाँ होता है डीएनए, आपको पता है ना, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। हमारे जो क्रोमोसोम है, हमारे जो गुणसूत्र है, जो हमारी जो चीजें बन रही है, उस सबका आधार डीएनए। अब डीएनए में नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो वो डीएनए नहीं रहेगा, और वो डीएनए नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें कौन बनाएगा, ठीक है। तो हमारी जीवन का आधार क्या है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा हम में वैसे कार्बन पाया जाता है ना। कोई भी फॉर्मूला आप देखेंगे आप उसमें कार्बन जरूर मिलेगा आपको, तो कार्बन होता है, लेकिन नाइट्रोजन भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। नाइट्रोजन जीव द्रव्य में प्रोटीन का प्रमुख घटक है, ये बात हमने कर ली। भाई प्रोटीन बनाने में जो अमीनो अम्ल लग रहे हैं उसमें भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। जंतु व पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। अब नाइट्रोजन घूम रही है हवाओं में, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन उस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं ले पाते, हम भी और पौधे भी। जैसे कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली गई, छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन के साथ नहीं होता। नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली वायुमंडल से, सांस से या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं ले सकते, हमें उसको किसी और फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे पौधों के बारे में जनरली, क्योंकि हमारे लिए मेनली नाइट्रोजन का सोर्स है कि हम क्या खाते हैं। हम प्रोटीन खाते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर नाइट्रोजन चली जाती है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। हम अगर कोई प्लांट सेल खा रहे हैं, पौधे खाते हैं, आप सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन होता है, उसमें जो डीएनए होता है, उसमें जो नाइट्रोजन होती है, अमीनो अम्ल होते हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये सोर्स है। अब पौधे क्या करते हैं, तो पौधे जो है वो भी क्या नहीं, सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते वायुमंडल से। पहले उन्हें नाइट्रोजन, वो कहते हैं कि पहले हमें नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर घोल के दो। जब तक वो नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर नहीं होती, वो उसको अवशोषित नहीं कर पाते, डायरेक्ट हवा से नहीं ले पाते। तो अभी क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को कुछ ऐसे यौगिकों में बदलना पड़ता है। जो ये नाइट्रोजन फ्री घूम रही है वायुमंडल के अंदर, उससे कुछ यौगिक बनाने पड़ते हैं, कुछ कंपाउंड बनाने पड़ते हैं, जिसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अपने मतलब नेचुरली जाते हैं, हम डालने नहीं जाते, नेचुरली जाएंगे और वहां से पौधे उसको क्या कर लेते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अब ये सब होता कैसे है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब ये वर्ड जो आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इससे होता है सब कुछ। ये जो वायुमंडल में जो फैली हुई नाइट्रोजन है, ये मिट्टी के अंदर किस प्रक्रिया द्वारा आती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा आती है, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसके द्वारा क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया भी काम में आते हैं, कुछ जैविक प्रक्रियाएं भी हैं। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैविक मतलब जो बायोलॉजिकल होती है, और बैक्टीरिया बायोलॉजिकली है, लिविंग थिंग है, मतलब जो है लिविंग थिंग के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये क्या है भाई, बायोलॉजिकल चीजों के द्वारा होता है, जिसमें बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ेंगे क्या क्या करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या प्रोसेस है, क्या परिभाषा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, ये देखिए, वायुमंडलीय, लिखिए सभी, पूछ सकते हैं आपको, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भौतिक का मतलब फिजिकली। सिर्फ जीव ही ऐसा नहीं करते, बेसिकली ज्यादातर परसेंटेज जीवों द्वारा होता है, लेकिन कुछ भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा भी होता है। जैसे बिजली का चमकना, बिजली जब चमकती है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से जो है बंध बना लेती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। फिर जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है पानी के साथ कोई अम्ल बना लेती है, और उस अम्ल की फॉर्म में जो है ये जमीन पे आ जाती है। तो भौतिक भी है और जैविक भी है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भौतिक व जैविक प्रक्रियाओं में या प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन के
यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है, जिससे यह जीवों द्वारा, अब जीव में दोनों भी आ गए, हम आ गए और पौधे भी आ गए, ठीक है, जीवों द्वारा इसे, अगर किसी जगह पौधे द्वारा लिखा हो तो भी सही है, जीवों द्वारा इसे आसानी से उपयोग किया जा सके। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इसे। समझ गए? अब ये क्या है? स्थिरीकरण। देखो, स्थिरीकरण, स्थिर कर देना, वो घूम रही है, ऐसे याद करो भाई, वो घूम रही है वायुमंडल में, उसको हम कुछ बना बुनू के डिश बना के स्थिर कर देते हैं कि भाई कहीं नहीं भागना है, यहीं रहना है। तो अब बेसिकली क्या चीज है कि ये जो हम पौधों की बात कर रहे हैं, हम तो भाई पौधे खा लेंगे, लेकिन पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? तो पौधे, जैसे कि मैंने कहा, सीधे नहीं ले पाते, तो 2-3 मैं आपको चीजें बता देती हूँ क्योंकि आगे आने वाली है। पौधे जो है वो नाइट्रोजन को 2-3 फॉर्म्स में लेते हैं। फॉर्म्स का मतलब कि फ्री नाइट्रोजन नहीं ले रहे, ऐसी नाइट्रोजन नहीं ले पाते वो, उनको यौगिक चाहिए नाइट्रोजन के। तो कौन कौन से यौगिक है? एक तो पौधे क्या करते हैं, या तो नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में ले लेते हैं, ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, लिख सकते हो आप इसका नाम, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लेते हैं, या फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जिसको हम नाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट भी कहते हैं, इसको नाइट्राइड भी कहते हैं। तो इन फॉर्म्स में लेते हैं, या फिर अमोनिया, अमोनिया में कम लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी अमोनिया की फॉर्म में जाती है, लेकिन ये कुछ नाइट्रोजन के यौगिक है, जिनको यौगिक तो समझते हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, आगे वाले 1-2 चैप्टर, है ना। नाइट्रोजन तो क्या है? एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तत्व है, जब 2 तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है। तो ये इन यौगिकों के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ले पाते हैं। अब इन यौगिकों के रूप में इनको लाना पड़ेगा, मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे कि मैंने कहा, भौतिक और जैविक दोनों तरह से होता है, ठीक है। भौतिक किस रूप में होता है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले जैविक वाले शुरू करते हैं। जैविक में देखो, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया है हमारे पास। देखो, मैं एक सीरीज बता रही हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। पहले देखो, नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया में बदलती है, ये सीरीज याद रखो। फिर ये अमोनिया जो है वो नाइट्राइड में बदलता है, और फिर ये नाइट्राइड जो है वो नाइट्रेट में बदलते हैं। चलो फॉर्मूला छोड़ दो आप, है ना, फॉर्मूला रहने दो, आपके इसमें फॉर्मूला है भी नहीं, हम नाम लिखते हैं फॉर्मूले में। आप जो है, ऐसा जरूरी नहीं है फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आपके इसमें फॉर्मूला नहीं दे रखा। नाइट्रोजन में वो पहले किस में बदलेगी? अमोनिया में बदलती है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ज्यादातर पौधे अमोनिया को भी कम ही लेते हैं, अमोनिया थोड़ा नुकसानदायक होता है उनके लिए, कैसे होता है वो हमें नहीं जानना। फिर ये इनको किस में बदल देते हैं? नाइट्राइड में बदल देते हैं, और फिर एटलीस्ट किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये स्टेप्स चलेंगे। अब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए अलग बैक्टीरिया है, अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने के लिए अलग बैक्टीरिया है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने के लिए अलग बैक्टीरिया है। तो उनकी हम सीरीज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं और क्या क्या काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यही नाइट्रेट, देखो ये तो पौधों तक आने वाली बात हो गई, वापस चक्र भी तो चलाना है हमें, तो साइकिल कंप्लीट करना है। यही नाइट्रेट जो है वापस वायुमंडल में जाएगी, पर वायुमंडल में जाने से पहले कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे भी हैं, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे भी है जो वापस इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देंगे, है ना। ये स्टेप अलग है, ये चक्र वाली बात आ गई, ठीक है, ये चक्रण वाली बात आ गई कि वापस वायुमंडल में कैसे जाएगी, वायुमंडल से आई थी वायुमंडल में चली जाएगी,
ऐसे चक्र चलता है। तो अभी पहले देखो मैंने कहा अमोनिया में बदलने वाला प्रोसेस, तो अमोनिया में बदलता है, इसलिए इसको कह रहे हैं अमोनीकरण। तो कुछ बैक्टीरिया है हमारे पास, सारे नाम आप याद करें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ याद कर लो। जैसे कि आपको कौन सा याद हो जाएगा, मुझे लगता है कि आपको बैसिलस रेमोसस याद हो जाएगा, ठीक है, बैसिलस रेमोसस याद हो जाएगा आपको, या फिर आपको ये याद हो जाए जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। सारे नाम याद नहीं रखने, जो आपकी बुक में है एक दो वो तो आप याद करें ही स्पेशली, है ना। ये रेमोसस आपकी बुक में नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम है शायद और एजोबैक्टेरियम। तो ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए कि यहाँ पे भी कोई ऐसा नाम आ जाए तो आप सोचे कि ये क्या बला है ना, कोई गाइड वाइड आप उठाएं उसमें आपको ये नाम मिल जाए। तो पहले क्या होता है, वही वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो ये बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर रह रहे हैं या स्वतंत्र रूप से कहीं भी रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं। तो ये अमोनिया में बदल रहे हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनीकरण। तो आप चाहे तो आप फर्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, क्या, अमोनीकरण। क्या लगा सकते हैं, अमोनीकरण, हेडिंग लगा सकते हैं, हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। पहले क्या होता है, अमोनीकरण होता है जिसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हैं जैसे एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और बाकी के ये दो नाम जैसे रेमोसस या बैसिलस माइकोइडीज, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, NH3 में बदल देते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, दूसरा स्टेप क्या लिख सकते हो, तो दूसरा स्टेप यहाँ पे मैंने सबको येलो कर दिया है, आप उसकी हेडिंग लगा दीजिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो, फिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब क्या हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो प्रक्रिया क्या हो गई, नाइट्रिफिकेशन। अब इसमें दो काम हो रहे हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया क्या है, ये वाली, यहां से यहां तक की, ये नाइट्रिफिकेशन है। पहले नाइट्राइड में बदलना और नाइट्रेट से नाइट्रेट में बदलना, ठीक है, नाइट्राइड से, ये पूरा नाइट्रिफिकेशन है। पर ये दो अलग अलग बैक्टीरिया कर रहे हैं। पहले तो है नाइट्रोसोमोनास, ये आपको नाम याद रखना है, बुक में भी दे रखा है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अब एक ही कर लो, यहाँ पे दो दिए हैं, नाइट्रोसोमोनास भी दिया है और नाइट्रोसोकोकस भी दिया है, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस अमोनिया का ऑक्सीकरण करके उसे नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। सेकंड वाला स्टेप क्या किया, अमोनिया को किस में बदला, नाइट्राइट्स में, है ना। मैंने वहां नाइट्राइट लिखा है, प्लूरल लिखोगे तो क्या लिखोगे, नाइट्रेट्स, एस लगाओगे ना, नाइट्राइट्स, ठीक है। अब दूसरे वाले बैक्टीरिया है जो कि कौन है, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदल देते हैं। आ गया वही स्टेप, क्या किया इन्होंने, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया। अब इसको भी प्लूरल कर दो भाई, जब उसको प्लूरल किया तो नाइट्रेट्स, मैंने वहां पे सिंगुलर सिंगुलर लिखा है, नाइट्राइड नाइट्रेट, एस लगा दो, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स। तो दो अलग अलग बैक्टीरिया हैं। इस दोनों प्रोसेस को कॉमनली नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखा है, अमोनिया को नाइट्रेट्स में, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये दो टुकड़ों में होती है। पहले वाले बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, जो क्या कर रहे हैं, अमोनिया को नाइट्राइड में बदल रहे हैं। दूसरे वाले बैक्टीरिया हैं वो क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में बदल रहे हैं। तो दो स्टेप में काम हो रहा है। दोनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पहले वाले हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, दूसरे वाले हैं नाइट्रोबैक्टर। ठीक, दो स्टेप यहाँ पे आप बोलो तो मैं लगा दूं नंबरिंग, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ठीक है। अब इसको दूसरा उससे कंपेयर, उसके दो स्टेप हैं, ठीक है, उसके दो स्टेप हैं, ये पहला और यहां से दूसरा, ये काम हो गया। अब क्या होता है, बादलों में भौतिक रूप से कैसे होता है, ये कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक वाली है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है ये, भौतिक प्रक्रिया। जो मैंने कहा ना भौतिक और जैविक रूप से,
तो जैविक में तो बैक्टीरिया काम में आ रहे हैं, भौतिक जो होता है वो बिजली गिरने और इनसे होता है। तो ये भौतिक प्रक्रिया है। दूसरी वाली, यहाँ पे आप चाहो तो देखो ऐसे हेडिंग भी लगा सकते हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसका पहला स्टेप है अमोनीकरण, ये जैविक प्रक्रिया है। तो आप जैविक को फर्स्ट डाल सकते हो, फिर जैविक के अंदर इसको ए डाल सकते हो, ये जैविक है, जीवों से हो रहा है। ये भी जैविक है, जीवों से हो रहा है। ये कैसा है? भौतिक है। मैं अभी आपको एक चार्ट बना दूंगी, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बादलों में बिजली चमकने और चट्टानों में घुलित खादों के द्वारा नाइट्राइट्स प्राप्त होते हैं। जब बिजली चमकती है बारिश के अंदर, ठीक है, बारिश के अंदर जब बिजली चमकती है, मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के अणु है, बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये नाइट्रोजन क्या करती है, आपको ये लिखना नहीं है क्या बनता है क्या नहीं बनता, मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्या होती है, जैसे बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेती है और बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे बना लेती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर क्या होता है, पानी, बारिश गिर रहा है, ठीक है, बारिश गिरता है ना, तो बारिश गिरने की वजह से यही जो है पानी के साथ मिल जाती है और बना लेती है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता है, HNO3। ये लिखना नहीं है फॉर्मूला, ये कुछ भी नहीं लिखना, ये मैं आपको बस समझा रही हूँ, क्योंकि आप बोलोगे यार कैसे हो रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिजली चमकने से हो कैसे रहा है ये काम, क्या ऐसा हो रहा है अंदर की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जा रही है अचानक ही, तो ये हो रहा है। इसमें भी देखो कई बार नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, कई बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, तो ये अल्टीमेटली सब पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, HNO3। अम्ल है ये, क्या है एक, ये अम्ल है, और यही अम्ल कहाँ गिरेगा, भूमि पर बारिश के साथ, तो सॉइल के अंदर आ जाएगी ना, ये आ गई, देखो इसके पीछे नाइट्रेट लगा हुआ है ना, इसके पीछे नाइट्रेट, NO3। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, NO3 बताया था, ये नाइट्राइट्स तो है, ये टूट जाएगा फिर सॉइल के अंदर आके, H+ अलग हो जाएगा, HNO3 अलग हो जाएगा, वो पौधे ले लेंगे, ठीक है, ऐसे काम होता है। तो ये भौतिक प्रक्रिया है। अच्छा, अब बात आई कि वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में कैसे जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो चौथा पॉइंट है आपका, ठीक है, चक्र चला रहे हैं ना हम, तो भाई हम तीसरे पॉइंट में तो ये भौतिक प्रक्रिया शामिल कर दी, और चौथे पॉइंट में हमने नाइट्रोजन को वापस भेजना है, जाओ चलो हो गया तुम्हारा काम। अब ये 2-3 तरीकों से होता है, देखो, पहला तो क्या कि जब वो पौधा मर जाएगा तो उसके सारे नाइट्रोजन प्रोटीन सब भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, और दूसरा जब हम मर जाएंगे तो हमारी भी नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर चली जाएगी, तो वापस नाइट्रोजन सॉइल के अंदर चली गई जहां से आई थी। अब इस नाइट्रोजन के अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, वो जो नाइट्रस हमने ली थी पौधों ने और हमने, वो पुनः नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है, और इसके जो बैक्टीरिया है वो है स्यूडोमोनास, है ना। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन है, स्यूडोमोनास है। समझे आप कहानी कैसे चली, कैसे साइकिल चला। अब एक डायग्राम बनाते हैं इसका, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा समझ लो वायुमंडल है, यहाँ पे 2-3 बादल बना दो भाई, सनलाइट बना लो, शुरू से शुरू करते हैं। ये हमारी लैंड है, लैंड से ही काम में ले रहे हैं, पानी का भी कोई योगदान, पानी भी होता है, अभी पानी में भी तो पौधे हैं, वहां से भी काम वैसे हो रहा है, ठीक है, पौधे हैं हमारे पास। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, क्या होगा भाई, सबसे ये वैसे आपकी एक रे डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है, उसमें वो आप ये समझोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो कुछ बैक्टीरिया है यहाँ पे, है ना, अमोनी बैक्टीरिया है, कौन कौन से, तो हमने बोला था एजोबैक्टर, एक ही नाम लिख रही हूँ मैं अभी लेकिन आप समझ जाइएगा, एजोबैक्टर बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इसको किस में बदल देंगे, अमोनिया में बदल देते हैं, अमोनीकरण कर देते हैं इसका, ठीक है, पहला स्टेप। फिर इसी मिट्टी के अंदर कुछ और बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से थे वो, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, वो क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं,
नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या 2 स्टेप्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं चाहे तो अपने सुविधा के लिए कि भाई क्या क्या हो रहा है। एक तो नाइट्राइट बन रही है, नाइट्राइट और नाइट्रेट बनती है ना। उसके लिए 2 बैक्टीरिया आते हैं। आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं। आप अमोनीकरण के बाद आप वो बैक्टीरिया का नाम लिख दो, नाइट्रोसोमोनास, उससे नाइट्राइट बना दो। फिर नाइट्राइट से आगे एक एरो लगा के और उसका नाइट्रोबैक्टर का नाम लिख दो, नाइट्रेट बना दो। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन है इससे हो गया। नाइट्रिफिकेशन से क्या हुआ, NO3 आ गई है भाई माहौल के अंदर, मिट्टी के अंदर। मिट्टी पे अंदर कौन आ गई है, NO3। ये NO3 क्या होगी, पौधों द्वारा अवशोषित हो जाएगी। पौधे इसको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। उन्हें तो नाइट्रेट ही चाहिए था। इन पौधों को कौन खाएगा भाई, जंतु, तो जंतु में चली जाएंगी। और कौन सी प्रक्रिया है, तो हमने कहा एक भौतिक प्रक्रिया भी है, बिजली चमकना, बिजली वर्षा, दोनों एक साथ ही लिख रही हूं मैं। इस बिजली और वर्षा से भी क्या हो रहा है, इस बिजली और वर्षा से भी जो है नाइट्रोजन कहाँ आ रही है, इस फॉर्म में आ रही है, नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट की फॉर्म में आ रही है। तो यहां से भी पौधे इनको अवशोषित कर लेंगे। ये कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक। जीवों द्वारा जो हो रही है वो कौन सी प्रक्रिया है, जैविक। अब जंतु है, अब जंतु भी मर गए, पौधे भी मर गए। अब जंतु में तो देखो चलता रहता है, मान लो ये गाय है या कोई भी चीज है, मान लो कोई पक्षी है ना, उसको शेर ने खा लिया तो शेर में चला गया, ये तो श्रृंखला चलती रहेगी। अब ये जंतु जब ये मृत हुए और ये पौधे भी मृत हुए, तो इन मृत का क्या होगा, इन मृत पे कौन काम करेगा, इन मृत पे काम करेंगे हमारे स्पेशल टाइप के कौन से, डीनाइट्रिफिकेशन वाले जीवाणु, डीनाइट्रिफिकेशन वाले जीवाणु। ये क्या करेंगे, वापस इसको किस में बदल देंगे, नाइट्रोजन में बदल देंगे। तो ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, वापस वायुमंडल में चली जाएगी। हो गया ना। ऐसे आप अपने हिसाब से और थोड़ा सा इसको देख के बना सकते हैं। एनसीईआरटी में एक बना हुआ भी है, उसको आप देख ले, वो बॉक्स में बना हुआ है। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये क्या था, ये नाइट्रोजन चक्र था, ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको एक रे डायग्राम जो बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हमने बेसिकली क्या किया, 3 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक हमने भौतिक विधि, है ना, जिसमें क्या आया, बिजली चमकना, बिजली चमकना, लाइटनिंग, और क्या आया भाई, वर्षा, इनसे हुआ। दूसरे आए जैविक। अच्छा, जैविक में देखो 2 है, एक तो हमें स्पेशल इनके बारे में भी लिखना है, एक है सहजीवन द्वारा। ये चीज रह गई है, अभी मैं समझाती हूँ। सहजीवी द्वारा देखो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं पौधों के पास जो पौधों के साथ ही रहते हैं। अभी जिन बैक्टीरिया की हमने बात की, ये पौधों के साथ नहीं रहते, ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है हमारे पास जो पौधों के साथ रहते हैं, सहजीवी, साथ साथ जीते हैं। ये क्या करते हैं, इनका नाम है जैसे राइजोबियम, राइजोबियम अभी बता रही हूं। ये किस में पाए जाते हैं, ये लेग्यूम पौधों में पाए जाते हैं, लेग्यूम पौधे। लेग्यूम इन्हें ऐसी कुल पढ़ा था, मटर है जैसे, जो आपके ये मटर है, चना है, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें हैं इनके अंदर ऐसी गिठाने होती है, ऐसी, ये जो भी चना मटर लेग्यूम कुल के जो पौधे हैं ना, उनके अंदर ये राइजोबियम उनके अंदर रहता है। ये भी एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया। ये इनकी इन गिठानों में रहता है, और ये गिठानों, ये वही काम करता है, वही नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्राइट में, ये पूरा काम अकेला करता है। ये नाइट्राइट में परिवर्तित करके सीधा पौधों में ले आता है, पौधे को अवशोषण करने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
बदले में क्या मिलता है इसको, बदले में पौधे जो खाना बना रहे हैं ये वो अवशोषित करता रहता है प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ पे दोनों का फायदा होता है। राइजोबियम तो नाइट्रोजन अवशोषित कर करके पौधों को देता है, और बदले में जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं पौधे, खाना बना रहे हैं, वो राइजोबियम को मिलता रहता है, प्लस जगह भी मिलती है रहने के लिए। तो एक ये वाला भी है। और एक हमने जो पढ़ा वो स्वतंत्र थे, उनका है ना पौधों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने फ्री रह रहे हैं, बैक्टीरिया है अपना काम कर रहे हैं, उनको ऐसे कोई मतलब नहीं कि पौधे को मैं ये दूंगा तो पौधे से मुझे कुछ मिलेगा, वो बस अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप में मस्त है। तो ये स्वतंत्र वाले हैं, जिसमें हमने एक स्टेप जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, अमोनीकरण, है ना, अमोनीकरण। अच्छा, इसमें देखो ये कुछ और भी है, जो इसमें बैक्टीरिया है ना, नोस्टॉक, एनाबिना, वो इधर भी आते हैं कहीं कहीं, नोस्टॉक ये चावल के खेतों में रहते हैं, नोस्टॉक, एनाबिना भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये दोनों इधर भी आते हैं और उधर भी आते हैं अमोनीकरण में। फिर उसके बाद हमने कहा नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, और फिर हमने कहा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन तो सभी का होगा। ये 3 हमने स्टेप पढ़े। ये वाला मुझसे छूट गया था, लेकिन इसको देख लें जरा, ठीक है। ये सहजीवी है। एक आप जब जैविक शुरू करें तो पहली लाइन इससे शुरू करें, उसके बाद हम अमोनीकरण, नाइट्रीकरण में जाएंगे। वैसे ये भी जैविक द्वारा ही है भाई, जीवों द्वारा हो रहा है। नाबिना, नोस्टॉक, ये क्या होते हैं, ये पौधों के अंदर रहते हैं। आपकी बुक के अंदर दे रखा है ये, ठीक है। तो ये जो है, ये नाइट्रोजन साइकिल इस तरह से चलता है, नाइट्रोजन ऐसे मिलती है और वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसको ड्रॉ कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि आपको जो है इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाती है। क्लास 9th में जो बच्चे सिलेबस जो बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है उनको। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए